आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में जो दो टर्म आपको समझना है, सबसे पहले वो है आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा है आपका मोनार्की। इन दोनों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए, पिछले वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था, थोड़ा बहुत हम लोग समराइज कर लेते हैं। पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में गए हुए थे, जिस मीटिंग को लुईस 16 ने बुलाया था। ठीक है, लेकिन उनको बैठने तक का जगह नहीं दिया, बल्कि उनको पीछे खड़ा ही रहना पड़ा और अपने सारे बातों को उनको सुनना पड़ा, जो कि उनसे देखा नहीं गया, है ना। वहाँ पे उनका अपमान हो गया एक तरीके से। तो उन लोगों ने क्या किया, बाहर निकला। हालांकि इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम रखो, लेकिन राजा ने वो बात नहीं माना। कहा कि नहीं, जैसा पहले सिस्टम चलता था वैसा ही चलेगा। तो इन लोगों को आ गया गुस्सा, कहा कि नहीं, हम ऐसा बात को आप नहीं मानेंगे। तो ये लोग गुस्से में बाहर निकलते हैं और क्या करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। कहाँ पे, वर्सेल के टेनिस कोर्ट वाले यार्ड में, है ना। वहाँ पे मैदान रहता है, वहाँ पे वो लोग करने लगते हैं। और याद कीजिए, वहाँ पे वो लोग क्या कसम खाते हैं, कसम ये खाते हैं कि जब तक हम एक नया संविधान नहीं बना देते हैं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं, तब तक हम दम नहीं मारेंगे। और दूसरी बात वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया था कि अब थर्ड स्टेट को किसी भी प्रकार के नियम कानून की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने में अपना सब कुछ देख लेंगे, किसी को उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है ना। उन लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि थर्ड स्टेट के लोगों और राजा के कुछ फैमिली रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। अनाज उनाज को लूट लिया गया था। डर के मारे राजा का फैमिली दूसरे जगहों पे भाग गया था। ये हम लोगों ने देखा। इतना ज़्यादा खून खराबा मार पीट देख के लुईस 16 ने लास्ट में अस्ता पछता के क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर दिया। कहा कि ठीक है भाई, आपको भी हम अपने मीटिंग में अब शामिल करेंगे, आपके हिसाब से ही नियम कानून बनेगा, यानी कि अब जो नियम कानून बनेगा वो आपका भी सहमति उसमें होगा। अच्छा, लुईस 16 ने यहाँ पे अपने मतलब कि अपने इच्छा अनुसार उन लोगों को परमिशन दिया नेशनल असेंबली को, या फिर मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ चुका था, है ना। तो लुईस 16 ने पूरी तरीके से नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर दिया था, पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई, अब जो नियम कानून बनेगा उसमें आपका भी रोल रहेगा। बेसिकली किसका रोल, थर्ड स्टेट के वो 600 रिप्रेजेंटेटिव का रोल रहेगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बनाने का जिम्मेदारी किसने लिया था, थर्ड स्टेट के वो 600 रिप्रेजेंटेटिव ने। और उनको अब क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो अब यहाँ पे आपके सामने टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, अभी तक फ्रांस में कैसा सिस्टम है, मोनार्की वाला सिस्टम है, लुईस 16 ही राजा है। लेकिन अब ये फ्रांस हमारा बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब ये हो गया कि मोनार्की वाला सिस्टम तो रहेगा ही, राजा वाला सिस्टम तो रहेगा ही, लेकिन अब क्या हो जाएगा, बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि राजा को भी अब वही चीज़ करना पड़ेगा जो कि संविधान में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन इसके पहले राजा क्या करता था, जो उसके मन में आता था वो अपना वो सब कुछ करता था। लेकिन अब हो गया फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो 600 रिप्रेजेंटेटिव जो कि थर्ड स्टेट के थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपका भी पद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप राजा हैं, आप राजा ही रहिए, लेकिन कुछ पावर अपने बड़े बड़े मंत्रियों में भी बांट दीजिए, कुछ पावर जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशन हमको भी दे दीजिए। तो अब यहाँ पे बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो राजा अब जो भी नियम कानून लेगा या फिर जो बनाएगा, क्या वो अपने आप बना पाएगा, नहीं, उसको संविधान के हिसाब से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी कंट्री का एक पूरी तरीके से रूपरेखा कि किस प्रकार से वो चलेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो अब फ्रांस क्या बन चुका था, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। अब देखते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अच्छा, आपको यहाँ पे मालूम है कि थर्ड स्टेट के जो हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कसम खा लिया था कि हम एक नया संविधान बना के दम मारेंगे। और वही लोग कौन अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिए थे, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए थे। तो वही 600 जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसी को यहाँ पे कहा गया है नेशनल असेंबली। तो उन्हीं सारे लोगों ने एक फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो बन के तैयार हो चुका था 1791 में, यानी कि उन्होंने एक नया संविधान बना दिया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। उस संविधान में बहुत सारे चीज़ लिखे गए थे, लेकिन उनमें जो सबसे बेसिक सा चीज़ लिखा गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा गया था, वो ये कि राजा के पास पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड पावर होंगे, और वो जो भी डिसीजन लेगा सबसे पूछताछ के लेगा, है ना। ये वहाँ पे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था उस कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद द पावर्स ऑफ द किंग वे आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे दूसरा कदम क्या उठाया गया था संविधान में? दूसरा कदम ये उठाया गया था कि राजा के पास पहला बात तो पावर अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड पावर होंगे उनके पास, और दूसरा बात उनका जो रूल करने का तरीका है वो पूरा पावर अब उसके हाथ में नहीं रहेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि राजा ही नियम बनाता था, राजा ही पालन करवाता था, राजा ही खुद सजा देता था, लेकिन अब नए संविधान के अनुसार नियम बनाएगा कोई और, पालन करवाएगा कोई और, सजा देगा कोई और। बस यहाँ पे राजा जो है ना, तरीके से आप कह सकते हैं एक चेहरा के तौर पे है बस। आगे चल के आपको मालूम चलेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि अच्छा एक बात बताइए ज़रा ध्यान से कि लुई 16 के पास पहले सारा पावर था, लेकिन अब अचानक उसके सारे पावर को छीन लिया गया है। देखिए राजा वो अभी भी है, लेकिन क्या अब उसके पास कोई पावर बचा? कोई पावर नहीं बचा। नियम कानून कोई और बना रहा है, पालन कोई और करवा रहा है, सजा कोई और दे रहा है, तो फिर यहाँ पे राजा का क्या काम है? अब बताइए जरा सोच के, क्या यहाँ पे लुई 16 को अंदर ही अंदर जलन होगा कि नहीं? बिल्कुल जलन होगा, उनको ये जलन होना चाहिए और होगा भी, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। उनको ये जलन होता है कि भाई हम तो राजा थे यार, राजा के पोजीशन पे हमको रहने दिया, लेकिन हमारा तो कोई रोल ही नहीं बचा। मतलब ये हो गया कि आप घर में सदस्य हैं, आप घर के बेटे हैं, लेकिन आपके किसी भी जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो फिर घर में रहने से फायदा है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि लुई 16 राजा तो है फ्रांस का, लेकिन कोई पावर अब उनके पास नहीं रहा, क्योंकि पावर को बांट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे लुई 16 को आ रहा है धीरे धीरे गुस्सा, वो गुस्सा हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। आगे फिर देखिए, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसी सिस्टम के तहत फ्रांस अब क्या बन चुका था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। मतलब ये हो गया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन सब के पास पावर बांट दिया गया, राजा के पास अब कोई भी खास पावर नहीं रह गया था। ठीक है, आगे द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नया संविधान बना उसमें यह कहा गया था कि अब जो नया कानून बनेगा ना, वो नेशनल असेंबली में बनेगा। अब यहाँ पे आपको बताते हैं नेशनल असेंबली। पहला बात तो नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित किया था किसने? थर्ड स्टेट के वो 600 रिप्रेजेंटेटिव ने। अब यहाँ पे कहा गया था कि अच्छा एक जगह भी होता है बैठने के लिए, ताकि आप वहाँ पे बैठ के नियम कानून बना सके, उसको भी हम लोग असेंबली ही कहते हैं, है ना। मतलब कि वहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो कि चुने हुए लोग होते हैं, बड़े बड़े लीडर लोग होते हैं। तो अब इनका ये कहना था कि अब जो नियम कानून बनेगा ना, वो राजा एक कमरे में बैठ के नहीं बनाएगा, सबके साथ बनेगा और सबके सहमति से बनेगा। पहले क्या होता था, राजा ने रात में सोचा कि ये नियम बना दो, बैठे बैठे बेड पे बैठे कलम चलाए, नियम बन गया। राजा पहले अपने बंद कमरे में ही जो सोचता था कर देता था, पालन हो जाता था। लेकिन अब कहा कि नहीं, अब सबके सामने होगा, यानी कि नेशनल असेंबली जितने भी लोग होंगे वहाँ पे, बड़े बड़े लीडर, उन सबके सामने नियम कानून जो बनना होगा वहाँ पे बनेगा। द नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन यहाँ पे जो अब हमारा नेशनल असेंबली था, यानी कि वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट में, द सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली, हाउएवर नॉट ऑल सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। अब देखिए समझिएगा इस चीज़ को ध्यान पे, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आगे आपको ये भी मिलेगा, लेकिन पहले यहाँ पे समझिए। ये इसका ना थोड़ा डायग्राम यदि आप देखेंगे तो आपके बुक में भी दिया गया है ना, उस चीज़ को समझिए। पहले यहाँ पे क्या था, पहले ना, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। इसको बताने से पहले दो चीज़ आप समझ लीजिए पहले। एक होता है एक्टिव सिटीजन और एक होता है पैसिव सिटीजन, है ना। इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट ऊपर वाला समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों कहा गया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। पहले समझते हैं एक्टिव सिटीजन क्या होता है। ओनली मैन एबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। यहाँ पे एक्टिव सिटीजन उसको कहा गया है, पहला बात तो वो मेन होना चाहिए, और दूसरा बात वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और तीसरा बात वो आदमी अपने
लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 7 दिन में से 3 दिन का जो उसका वेज है, जो किराया है, जो वो पैसा कमाता है, वो देता हो सरकार को टैक्स के रूप में, वही आदमी वोट दे सकता है। समझिएगा ध्यान से कि एक्टिव सिटीजन किसको कहा जाता है, और उस समय फ्रांस पे मात्र एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था। अब एक्टिव सिटीजन में कौन लोग आते हैं? पहला बात तो वो मेन होना चाहिए, दूसरा बात उनका उम्र 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और तीसरा बात यहाँ पे ये कि वो जो टैक्स है ना, अपने 7 दिन में से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 7 दिन में से 3 दिन का जो उसका कमाई है वो दे दे सरकार को टैक्स के रूप में, वही लोग केवल वोट कर सकते थे। तो आप जरा बताइए, क्या सभी लोगों को वोटिंग का राइट मिला? नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। आगे, दे वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन। तो जो ये लोग करते थे, जो मेल थे, 25 साल से ऊपर के थे, और जो वो अपना 3 दिन का टैक्स देता था, उनको कहा गया है एक्टिव सिटीजन। फ्रांस में उसको एक्टिव सिटीजन कहा गया था। उसके बाद दे वेयर अलाउड टू डू वोट, और उन्हीं को वोटिंग का केवल अधिकार था। ठीक है, तो अब जरा एक तरीके से आप बताइए, क्या उनको लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना गया या इनडायरेक्टली चुना गया? एक तरीके से हम कहें तो चुना तो लोगों ने ही, लेकिन क्या सभी को अधिकार था? नहीं, सभी को अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ये हो गया हमारा एक्टिव सिटीजन के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैसिव सिटीजन के बारे में। पैसिव सिटीजन जस्ट इसका उल्टा है। पैसिव सिटीजन जस्ट इसका उल्टा है। पैसिव सिटीजन में वो लोग आते थे जो खास करके जो मेल थे, जो कि पहला बात तो वो 25 साल से नीचे हैं, और दूसरा बात कि वो 3 दिन का भी टैक्स नहीं देते हैं। वो सारे लोगों को पैसिव सिटीजन में रखा गया है। और जितने भी खास करके वोमेन थे, उनको तो वोटिंग का राइट दूर दूर तक नहीं था। ऊपर में भी आपने पढ़ा केवल मेन, देखिए लिखा हुआ ओनली मेन लिखा हुआ। तो वोमेन का कंडीशन जो है फ्रांस में वो सबसे खराब था। वोमेन को तो वोटिंग का राइट ही नहीं था। वोमेन चाहे 25 साल की हो या 25 साल के ऊपर की हो, चाहे वो टैक्स देती हो या फिर टैक्स नहीं देती हो, उससे कोई मतलब नहीं था। वोमेन को वोटिंग राइट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये वोमेन का कंडीशन था उस समय पर। दे वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन, उनको क्या किया गया? पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, मतलब कि उनको पैसिव सिटीजन कहा जाता था। तो अब यदि, अच्छा एक बात और, दे वेयर नॉट अलाउड टू डू वोट। अब जरा आपसे पूछ ले कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बताइए हमको। तो आप सीधा बताइएगा कि एक्टिव सिटीजन में केवल और केवल पहली बात तो मेन आते थे, उनका उम्र 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और वो टैक्स जो है ना अपने 3 दिन का टैक्स दे देता हो पूरी तरीके से। तो वो लोग आते थे हमारे एक्टिव सिटीजन में, और उन्हीं को केवल वोटिंग राइट था। अब सवाल है कि फिर पैसिव सिटीजन में कौन आते थे? पैसिव सिटीजन में वो मेन आते थे जो कि 25 साल से कम है उम्र उनका, और वो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स 3 दिन का भी टैक्स वो नहीं देते हैं, उनको रखा गया था पैसिव सिटीजन में। और जितने भी महिलाएं थी फ्रांस की, उन सबको पैसिव सिटीजन में ही रखा गया था, उनको कोई भी वोटिंग का राइट नहीं था। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात और अब यहाँ पे आते हैं दोबारा अपने उस वाले एक नया वो जो वर्ड था यहाँ पे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसको भी मतलब आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर केवल एक्टिव सिटीजन के लोगों को वोटिंग देने का अधिकार था, तो क्या हम यहाँ से कह दें कि ये हो गया हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड? नहीं, केवल इतना से काम नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड करने का मतलब यहाँ पे है कि पहले लोग ना अपने बीच से एक लीडर को चुनते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये कितना बड़ा बिहार है ना। चलिए बिहार में टोटल जिला कितना है? 38 जिला है, टोटल 38 ज़िले हैं हमारे पूरे बिहार में। तो हर एक बिहार में से हर एक ज़िले में से हर एक आदमी मिलके एक लीडर चुनेगा। ठीक है, फिर वो सभी लीडर मिल के एक एक लीडर चुनेगा, और जो बाद में चुना गया है उसी को कहा जाएगा नेशनल असेंबली के लीडर। तो आप जरा बताइए कि नेशनल असेंबली के लीडर को क्या लोगों ने चुना, या फिर लोगों के द्वारा जो चुना गया था उसने चुना? हाँ, उसने चुना, इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम पहले क्या करेंगे, अपने एक लीडर को चुनेंगे, फिर वो लीडर हमारा चुनेगा नेशनल असेंबली के लीडर को। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने नेशनल असेंबली के लीडर को नहीं चुना था। बात समझ में आ गया? लेकिन हाँ, वो लोग काम लेकिन किसके लिए करते थे? फ्रांस के लोगों के लिए ही काम करते थे, खास करके थर्ड स्टेट के लोगों के लिए काम करते थे वो लोग। तो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली,
अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अब जैसे मान लीजिए यदि कोई आदमी चाहता है कि हमको लोग चुने, फिर हम जाके नेशनल असेंबली का मेंबर बने, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले उस कैटेगरी में जाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि ये आदमी बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि फ्रांस में उस समय पे कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता था, चुनाव लड़ के लीडर बन के नेशनल असेंबली में जाके नियम कानून बनाना चाहता था, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई हम टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टैक्स का ही बात क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि फ्रांस में उस समय पे पैसे ही का तो कमी था, है ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा, कोई पूछ दे कि नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया था, तो आप बताइएगा कि उनको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता हो ऐसा उसको साबित करना पड़ता था। ठीक है, आगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। इलेक्टर का मतलब क्या हो गया? पहले लोग एक लीडर को चुनेगा, फिर वो लीडर आके कहाँ पे किसको चुनेगा? नेशनल असेंबली के लीडर को चुनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए ये साबित करना पड़ता था उसको कि हाँ भाई हम टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नया संविधान बनाया था वही थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव ने। उस संविधान में समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वो संविधान शुरू होता है राइट्स को लेकर। मतलब कि वो जो नया संविधान बनाया गया था उस नया संविधान में ये लिखा हुआ है कि जितने भी लोग फ्रांस में रह रहे हैं, मैन और सिटीजन जितने भी लोग हैं, मतलब उन सभी के पास अपना अधिकार है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है भाई, नया संविधान बना है तो कुछ नया चीज़ तो लेके आना पड़ेगा, है ना? नहीं तो फिर पुराने संविधान में और नए संविधान में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो नया संविधान का सबसे पहला खासियत ये था कि वो हर आदमी को राइट प्रोवाइड करता था, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार आपके पास है, ये संविधान में लिखा हुआ था। उसके बाद राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जितने भी प्रकार के बेसिक राइट होने चाहिए एक आदमी के पास, वो सारा का सारा राइट उस संविधान में लिखा गया था और लोगों को मिलता भी था, उस समय पे दिया गया नए संविधान के द्वारा। उसके बाद दीज वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इसको कहा गया है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट का मतलब यहाँ पे यह कि फ्रांस में जो भी लड़का लड़की जो भी पैदा होगा उन सब के पास यह सारा का सारा राइट मिलेगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे ये अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा बहुत क्या सिचुएशन हमारे भारत से नहीं मिलता जुलता है? बिल्कुल मिल रहा है ना? उसके बाद इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ए सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और वहाँ पे उस संविधान में लिखा हुआ था कि ये सरकार, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? सरकार, और सरकार का मतलब यहाँ पे कौन? लुईस 16 के पूरा सिस्टम। यहाँ पे संविधान में लिखा गया था कि ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर एक लोगों को राइट प्रोवाइड करे, उसके अधिकारों को यदि छीना जा रहा है तो उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे आप ये जो टॉपिक है हमारा वो ख़त्म होता है, लेकिन इस टॉपिक में आपने समझा क्या? इस टॉपिक का नाम था फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में बेसिकली आपने ये सीखा कि देखो भाई, फ्रांस में तो राजा वाला सिस्टम अभी भी है, लेकिन राजा के पावर को पूरी तरीके से दबा दिया गया है ना? और यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि थर्ड स्टेट के वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कसम खाया था कि नया संविधान बनाएंगे और उन्होंने बनाया भी। और वो जो संविधान था वो बहुत हद तक ठीक संविधान था, क्योंकि उसमें आम आदमी को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। तो वहाँ के फ्रांस के लोगों को लगा कि नहीं भाई, हमारे जो लीडर हैं, थर्ड स्टेट के जो लीडर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बार हम फिर से बता देते हैं, नेशनल असेंबली में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, दो टर्म है, पहला है इलेक्टर और दूसरा है आपका नेशनल असेंबली। चलिए, आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है पेज नंबर 10 में, आप उसको देखिए एक बार। पहले पेज नंबर 10 में फिगर नंबर 7 आपको दिख रहा है? हाँ, उसमें देखिए आप, उसमें ना सबसे पहले क्या होता था, समझिएगा ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम दोबारा समझा रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेशनल असेंबली में वो लोग शामिल होते थे जो कि फ्रांस के पब्लिक डायरेक्ट नहीं चुनते थे। सबसे पहले होता यह था कि फ्रांस के पब्लिक सारे के सारे अलग अलग जगहों से मिलके एक एक लीडर चुनते थे।
फिर वो एक एक लीडर चुनते थे, अलग अलग लीडर को, और वही जाके फिर नेशनल असेंबली में बैठते थे। तो वो जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, क्या वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए थे? नहीं, डायरेक्टली लोगों के द्वारा वो चुने नहीं गए थे, बल्कि लोगों ने पहले एक लीडर को चुना होगा, फिर वो सारे लीडर मिल के 600 लीडर को चुने होंगे। मतलब कि बेस्ट से भी बेस्ट लोगों को निकाला जा रहा था वहाँ पे, और उसको वहाँ पे राजा के सामने पेश किया जा रहा था अपने समस्याओं को बताने के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला टॉपिक कंप्लीट। इसमें कोई डाउट नहीं अब। चलिए, तो अभी लेकिन हाँ याद रखिएगा, अभी भी फ्रांस में राजा वाला ही सिस्टम है, अभी भी राजा ही तो है। लुई 16 क्या है? अभी भी राजा है। हाँ, भले उसके पावर को कम कर दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन राजा तो वही भी है। लेकिन क्या इसको भी हटाने की ज़रूरत है कि नहीं? हम लोग तो भाई ये पढ़ रहे हैं कि फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है बाद में, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम भी हटाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। अगला वाला टॉपिक हमारा होगा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि ये सिंबल के बारे में आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। आप पेज नंबर निकाल लीजिए 12, जिसके पास एनसीईआरटी बुक है। पेज नंबर 12 में डायग्राम के साथ बताया गया है, लेकिन नोट्स में यहाँ पे आप लोग अपना डायग्राम देखेंगे बुक में, लेकिन यहाँ पे नोट्स में तो पॉसिबल नहीं है डायग्राम यहाँ पे बनाना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने बुक में देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि कौन सा सिंबल, कौन सा डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला है आपका ब्रोकन चेन। अच्छा, यहाँ पे ना समझिएगा ज़रा ध्यान से, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे इंडिया में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट चालू हो रहा था, तो गांधी जी ने निकाला था चरखा। चरखा क्या बता रहा था? इंडिया के सिंबल को बता रहा था, बल्कि चरखा ये भी बता रहा था कि इंडिया जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब कि भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है, भारत अपने आप में सक्षम है। ये चरखा बताता था, गांधी जी का जो चरखा था वो बताता था। उसी प्रकार से जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उस समय पे कुछ सिंबल इस्तेमाल किए गए थे, जिससे लोगों को जोड़ा जा सके, लोगों को कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। जैसे ब्रोकन चेन का उस समय में फ्रांस में क्या मतलब था? ब्रोकन चेन का झंडा लेकर जब फ्रांस में लोग चलते थे, तो उनका मतलब होता था फ्रीडम। ब्रोकन चेन, देखिए ब्रोकन चेन का मतलब क्या कि भाई जंजीर है वो टूट चुका है, मतलब कि अब हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो ब्रोकन चेन का फ्रांस में उस समय पे मतलब था कि ये हमारा जो है ये अधिकार को बताता है, यानी कि हमारे आज़ादी को बताता है। ये ब्रोकन चेन का मतलब था। उसके बाद द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैक्सेस, ये क्या है? देखिए, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ये बताता है कि एकता में ही बल है ना, एकता में ही बल है, ये बताता है। और इस प्रकार का जब वो सिंबल लेके, झंडा लेके फ्रांस के मूवमेंट में चलते होंगे, तो लोग ये समझते होंगे कि भाई एकजुट में ही पावर है, ठीक है। उसके बाद द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट है, बिल्कुल है, वो भी देखिए। ये क्या बताता है? इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ये नॉलेज को बता रहा है। मतलब कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक आंख है जो कि खुला हुआ है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि हमारा जो है ये नॉलेज का चिन्ह है, नॉलेज का प्रतीक है, वो नॉलेज के लिए वहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद स्क्रिप्टर क्या देख लीजिए, इट स्टैंड्स फॉर रॉयल पावर। ये रॉयल पावर को दिखा रहा है, जो कि एक प्रकार का गधा का टाइप जैसा है ना। वो रॉयल पावर मतलब कि राजा महाराजाओं के पावर को वो शो कर रहा है। उसके बाद स्नैक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक सांप है जो कि रिंग जैसा बना हुआ है, और वो अपने ही पूंछ को एक तरीके से खा रहा है ना। वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाईचारा कह सकते हैं, ब्रदरहुड कह सकते हैं, इस तरीके का चीज़। उसके बाद फिर रेड फायरगियन कैप, ये है फ्रीडम के लिए, ये भी फ्रीडम के लिए ही स्टैंड है। रेड कैप ये भी फ्रीडम को दर्शाता है, और ब्रोकन चेन भी फ्रीडम को ही दर्शाता है। उसके बाद ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट और ब्लू वाइट रेड, ये क्या है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के नेशनल कलर को दर्शाता है। ब्लू वाइट और रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर को, उसका फ्लैग भी कुछ इसी प्रकार का है। आगे उसके बाद दी विंग्ड वोमेन, एक वोमेन है ना, एक वोमेन है जो कि उसके पीछे पंख लगा हुआ है ना। वो क्या दर्शा रही है? इट स्टैंड्स फॉर लॉ, ये नियम कानून को दर्शा रही है, ठीक है। उसके बाद है दी लॉ टैबलेट, एक लॉ टैबलेट है यहाँ पे। लॉ टैबलेट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटा सा किताब है,
जिसमें कि कुछ नियम कानून लिखे हुए हैं। इट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो बता रहा है कि नियम कानून के आगे सब कोई बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स थे, ऐसे चिन्ह थे जिसको कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि लोग अपने आप को कनेक्ट कर सके, है ना। चलिए, ये हो गया हमारा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। आपको डायग्राम दे देगा, यानी कि ये पिक्चर दे देगा, बोलेगा कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद नया टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पहले पूरा का पूरा मोनार्की सिस्टम था, उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी खत्म किया जाएगा, रिपब्लिक लाया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं आप डेमोक्रेसी लाया जाएगा। ये टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है, और ये टॉपिक आपके बुक में है टॉपिक नंबर 3, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।